हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। ठीक, तो इससे पहले मैंने आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में बताया, उस पर लगने वाले ऑपरेशनों के बारे में बताया। ठीक, उसके संयुग्मी और मापांक के मध्य संबंध मैंने आपको बताया। ठीक, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ आर्गन तल, और साथ में हमको सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी आपके पास। तो इसका यूज़ करते हुए हम आपके पास मतलब सम्मिश्र संख्याओं का यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस आर्गन तल के साथ साथ आपके पास वैसे किताब में पोलर रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी ध्रुवीय निरूपण भी है, पर कोविड के कारण थोड़ा आपके पास सिलेबस जो कंप्रेस हुआ है स्टेट बोर्ड का, उसमें आपके पास पोलर रिप्रेजेंटेशन को हटा दिया गया है। इसलिए मैं पोलर रिप्रेजेंटेशन इस टाइम ना बताते आगे आपके पास जब आगे के वीडियोस में क्या करूँगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन को बताऊँगा आपके पास। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास आर्गन तल। तो आर्गन तल आपके पास हमने इससे पहले भी एक तल के बारे में पढ़ा जो कि एक्स वाई अक्ष पर एक्स वाई तल आपके पास होता है। ठीक, तो उसी से अब संबंधित आपके पास है। जैसे हम वास्तविक संख्याओं को, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं को का जो आपके पास संख्याएं एक्स वाई होंगी, उनको हम के जो क्रमिक युग्म होगा, मैंने कहा दो वास्तविक संख्याएं हैं एक्स और वाई, तो उनका जो क्रमिक युग्म एक्स वाई है उसको हम एक्स वाई तल पर निरूपित करते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई क्या कहते हैं, उसके अक्ष कहलाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसी प्रकार आर्गन तल को भी हम आपके पास एक्स वाई तल पर निरूपित कर सकते हैं। तो मान लो कि आपके पास दो वास्तविक संख्याएं आपके पास है एक्स वाई और उनका युग्म है एक्स वाई। तो देखो पास इस प्रकार से एक्सिस सिस्टम में ये ओ एक्स और ये हो गया ओ वाई, वाई अक्ष, और ये सिंपली एक्स अक्ष, ये इस प्रकार से। ये आपके पास एक्स डैश और ये वाई डैश। इससे पहले हमने निर्देशांकों को निरूपित किया था इस पर। तो एक्स वाई नंबर जो आपके पास मैंने कहा आपके पास दो वास्तविक संख्याएं हैं एक्स और वाई, उनके लिए क्रमिक युग्म जो ये एक्स वाई होता है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, जिसे हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इसको हम कैसे निरूपित करते हैं आपके पास आपको मालूम है, आपने एक्स वाई तल पर इनको निरूपित किया हुआ है। एक्स अक्ष से दूरी अगर कोई ये पी पॉइंट है, ये कोई पी पॉइंट है, तो उसके निर्देशांक अगर एक्स वाई है, तो इस पॉइंट में एक्स वाई अक्ष से उसकी दूरी और एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, प्लस एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। ये मैं आपके पास पहले हम ये 10th में पढ़ चुके हैं आपके पास, जब हमने एक्स वाई तल पढ़ा था। तो इसी प्रकार एक ऐसा ही एक्स वाई तल, ऐसा एक्स वाई तल जो क्या करे, सम्मिश्र संख्या को निरूपित करे। ये जो एक्स वाई प्लेन है, वो जो सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी हमें तक निरूपित किया, या आप लिख दो एक्स प्लस आइटा वाई भी कहते हैं। अभी तक हमने ऐसे निरूपित किया ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस आइटा वाई। अगर एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में कोई सम्मिश्र संख्या है जिसके लिए युग्म एक्स वाई दो वास्तविक संख्याएं आपके पास है, आपको मालूम है यहाँ पर भी ए और बी दोनों क्या होते हैं, वास्तविक ही होती हैं। तो एक्स वाई जो युग्म है उसको हम तल एक्स वाई पर अगर निरूपित कर रहे हैं, तो ऐसा तल जिसके अंतर्गत हम क्या करें, समस्त जितनी भी सम्मिश्र संख्याएं हैं उन सब के जो एक्स और वाई हैं उनको हम बिंदुओं द्वारा निरूपित करते हैं, वो कहलाता है आपके पास आर्गन तल। तो हम सीधे गए आर्गन तल क्या हुआ, तो आर्गन तल एक्स वाई ऐसा तल है, एक्स वाई तल इस प्रकार से हम आर्गन तल कहेंगे। तो देखो आर्गन तल एक्स वाई प्लेन होता है जिसके अंतर्गत आने वाला प्रत्येक बिंदु क्या कर रहा है, आपके पास किसी न किसी सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक पॉइंट है ए, मैंने कहा -2 3, तो इसके लिए सम्मिश्र संख्या रहेगी z इक्वल टू -2i -2 + 3i। तो ये आपके पास इस प्रकार से ये वाली यानी ऐसा एक्स वाई तल जिसका प्रत्येक बिंदु क्या करे, किसी सम्मिश्र संख्या को निरूपित करता है, उसे कहते हैं आपके पास आर्गन तल। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या आपके पास है, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो आपके पास ये सम्मिश्र संख्या है। तो इसमें आपके पास दो घटक आपके पास हैं, ये रियल पार्ट कहलाता है z का, वो हो गया x, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया y। तो ये उसका वास्तविक भाग और ना, तो ये आपके पास x y दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, पर इस सम्मिश्र संख्या के लिए x वास्तविक भाग और जो y है वो क्या कहता है, काल्पनिक भाग कहलाता है।
तो इसके लिए जो युग्म एक्स वाई होगा, इन दोनों का जो युग्म होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, तो ऐसा तल जो किसी सम्मिश्र संख्या के दोनों घटकों का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको क्या कर रहा है, वो तल क्या कर रहा है, उस तल पर हम उसको निरूपित कर रहे हैं, तो आपके पास क्या कहलाता है, वो तल कहलाता है आपके पास आर्गन तल। तो सिंपली अगर कहा जाए कि आर्गन तल क्या है, तो एक्स वाई तल जिसमें सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करते हैं, यानी जिसका प्रत्येक बिंदु क्या निरूपित करता है, एक जिसका प्रत्येक जो पॉइंट है वो क्या कराता है, सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन आपके पास। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से कहेंगे, देखो एक्स वाई प्लेन इज आर्गन प्लेन, आर्गन भी कैसे हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो एक्स वाई तल है वो क्या कहलाएगा पास, वो कहलाएगा आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, या सम्मिश्र तल भी कहते हैं उसको। ठीक है, इफ इट्स ऑल पॉइंट, यानी उसका प्रत्येक बिंदु रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो क्या कर रहा है आपका, उसका प्रत्येक बिंदु क्या कर रहा है आपके पास, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका को निरूपित कर रहा है, उसका प्रत्येक बिंदु। पर इस केस में थोड़ा जो अक्ष हैं उनके नाम परिवर्तित हो जाते हैं। अब नाम क्या परिवर्तित होते हैं, देखिए एक बार, जो एक्स अक्ष है ये कहता है रियल एक्सिस, क्या कहलाता है, रियल एक्सिस, मतलब ये आपके पास कहलाते हैं आपके पास वास्तविक अक्ष, ये कहलाएगा ऊपर वास्तविक। जबकि जो आपके पास वाई अक्ष है वो कहलाता है काल्पनिक अक्ष, यानी आपके पास इमेजनरी एक्सिस। तो एक्स अक्ष कहला रहा है आपके पास रियल एक्सिस यानी वास्तविक अक्ष, जबकि वाई अक्ष जो है वो क्या कहलाता है आपके पास इमेजनरी यानी काल्पनिक अक्ष कहलाएगा आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा है, जो एक्स वाई तल आपके पास सम्मिश्र संख्याओं के जो रियल और वास्तविक भाग है उसके लिए जो उसका ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई था उसके बिंदु द्वारा निरूपित हो रहा है, तो उस टाइम पर ये एक्स वाई तल कहलाता है आपके पास आर्गन प्लेन या सिंपली कॉम्प्लेक्स प्लेन आपके पास। ठीक, तो जिसके अंतर्गत हम एक्स अक्ष को वास्तविक अक्ष और एक्स अक्ष को तो हम कह रहे हैं वास्तविक अक्ष और वाई अक्ष को कहेंगे आपके पास क्या, काल्पनिक अक्ष। ये है आपके पास आर्गन तल। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी होगी आपके पास, तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को तल मतलब एक्स वाई तल, आप ये भी कह सकते हो कि एक्स वाई तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी उसका प्रत्येक बिंदु क्या होगा, एक सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने वाला है, वो आपके पास तल क्या कहलाता है, सम्मिश्र तल या आर्गन प्लेन कहलाता है। ठीक, तो मान लो ये आपके पास वो आर्गन तल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक्सिस सिस्टम इस प्रकार से है, ये हो गया वास्तविक अक्ष और ये हो गया काल्पनिक अक्ष आपके पास। ठीक, तो ये इसके दो भागों पर है, ये मूल बिंदु आपको मालूम है, मूल बिंदु 0 0 आपके पास। ठीक, तो मान लो कि मान आपके पास इस आर्गन तल में एक पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, तो फॉर पॉइंट पी एक्स वाई, ये है वो पॉइंट पी एक्स और वाई। जो निर्देशांक अक्षों के अनुसार आपको मालूम है एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक्स से दूरी और वाई एक्स उसको जो वाई निर्देशांक है वो ये निर्देशांकों पर आधारित है। पर अगर इस पॉइंट की बात करो तो फॉर पॉइंट पी जो आपके पास है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा फॉर पॉइंट पी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू ए प्लस सॉरी इस केस में x प्लस आइटा y। तो एक्स वाई है तो x, क्योंकि आपके पास जो ये डिस्टेंस है ये कहाँ रीड होने वाले आपके पास, ये डिस्टेंस जो है वो रीड होने वाली x अक्ष पर, जो कि रियल है तो रियल हो गया x, और ये जो y है वो रीड होने वाली y अक्ष पर, तो इसलिए क्या हो गया y क्या हो गया काल्पनिक, क्योंकि काल्पनिक अक्ष पर मापा जा रहा है। ठीक, तो ये इस प्रकार से, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं कहूँ इसके मापांक की यानी मॉडुलस यानी मापांक, तो मापांक आपको मालूम है इसको निरूपित करते हैं मॉड z के द्वारा, और ये होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इसको मैं देखूं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कुछ और नहीं, इस मूल बिंदु से
मूल बिंदु ओ से इस पॉइंट पी के बीच की क्या है दूरी, तो ये आपके पास है मॉड z। आप अगर कहा जाए मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी निकाले तो आपको फॉर्मूला मालूम है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा इन दोनों के बीच की दूरी के ना x y और 0 0 की, तो मुझे यही प्राप्त होगा मापांक। तो ये मापांक कहा जाए तो मूल बिंदु आर्गन तल पर मापांक को निरूपित करना है, तो मूल बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी, ये तो हो गया मापांक। अगर मैं बात करूं संयुग्मी की यानी कॉन्जुगेट, इसे कहते हैं संयुग्मी, तो संयुग्मी को निरूपित करते हैं z बार के द्वारा। और आपको मालूम क्या होता है, वो होता है x माइनस आइटा y, ये इस प्रकार होता है। तो x तो होना है पॉजिटिव और y ने होना है नेगेटिव, y नेगेटिव कहाँ होना नीचे, तो ये कुछ और नहीं आपके पास, देखो इस जो आपके पास ये आपके पास x है ना, x डिस्टेंस पर ही y अक्ष से दूरी यहाँ नीचे, ये इस प्रकार से, और यही आपके पास क्या है y डिस्टेंस है y, और ये x, बस क्योंकि ये दूरी नीचे की तरफ मापी जा रही है तो ये माइनस y हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा q पॉइंट जो होगा x और माइनस y। तो इस टाइम पर ये कुछ और नहीं, ये जो पॉइंट आपके पास q मैंने निकाला है ये आपके पास क्या कहलाएगा, इसके लिए संयुग्मी, और उसका मापांक भी लगभग वही होगा जो आपके पास क्या है, आपके पास z का मापांक था, क्योंकि इसका मापांक निकलेगा रूट x स्क्वायर। इसके लिए भी मापांक अगर निकाला जाए तो वो भी आपके पास होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल है, इस P पॉइंट के लिए ये आपके पास जो Q मिल रहा है x माइनस वाई, ये कहलाएगा इसका मापांक, ये आपके पास कहलाएगा संयुग्मी। तो x प्लस आइटा y अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पॉइंट P के लिए तो उसका संयुग्मी क्या होगा, x माइनस आइटा y। और ये जो, और साथ में ध्यान देना फॉर एक्स वाई, जो निर्देशांक एक्स वाई पी है उसके लिए Q जो आपने निकाला x और माइनस वाई, ये कहलाता है आपके पास मिरर इमेज, इज मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब आपके पास हो गया, ये कहलाता है दर्पण प्रतिबिंब, इसे कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो ये आपके पास है इस, ये Q जो है वो कुछ और नहीं, इस P पॉइंट का क्या है, ये आपके पास हो कहलाता है दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज। आपके पास जैसे इमेज बनती है ना शीशे में, उसी प्रकार का आपके पास। तो यहाँ पर शीशे का काम कौन करेगा, ये रियल एक्सेस करने वाले आपके पास, ठीक। तो ध्यान देना, आपके पास कोई पॉइंट अगर आर्गन तल पर है पी एक्स वाई, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। जैसे मैंने कहा अगर कोई पॉइंट है इस तरफ, मैंने कहा इस तरफ के पास कोई पॉइंट है, क्योंकि x इधर नेगेटिव माइनस 2 3 मान लो, तो उसके लिए सम्मिश्र संख्या हो जाएगा -2 + 3 आइटा, ये उसका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप उसका मॉडुलस, उसका कॉन्जुगेट भी प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर तल आर्गन तल पर कहा जाए कि भाई बताइए मापांक क्या दर्शाता है, तो मापांक क्या है, मूल बिंदु से उस बिंदु जो कि उस सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, मापांक कहलाती है आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास है। तो ये आपके पास था आर्गन तल। आर्गन तल क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी उसका वो तल, वो एक्स वाई तल जिसका प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, एक सम्मिश्र संख्या को निरूपित करता है, उसे कहते हैं क्या, सम्मिश्र तल या आर्गन तल। जैसे मैंने P पॉइंट को लिया, तो P पॉइंट के लिए अगर P पॉइंट है एक्स वाई, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एक्स आई प्लस आई जे, आइटा जे। तो ये आपके पास इसका इस बिंदु के लिए सम्मिश्र संख्या हो गया, इसका मापांक इस प्रकार से निकल गया, कॉन्जुगेट ये है। कॉन्जुगेट जो होगा उसको बिंदु Q द्वारा निरूपित कर रहा है x माइनस वाई, तो ये कुछ और नहीं, इस जो कॉन्जुगेट होता है वो सम्मिश्र संख्या का, जो सम्मिश्र संख्या मेन है ना z, उसका जो कॉन्जुगेट बन रहा था आपके पास ये उसके क्या कहलाएंगे, मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। तो ये आपके पास है आर्गन तल। तो इसका केवल इंट्रोडक्शन आपके पास है, इस पर आधारित था आपके पास पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो वो आपको हटा दिया गया आपके पास है। अगर बस इसमें क्या है, मापांक निकालने के लिए सकते हैं, ये कह दिए हैं कि आपके पास आर्गन तल पर कोई बिंदु है, उसका निर्देशांक ये है, तो किस सम्मिश्र संख्या को निरूपित करेगा, उसका मिरर इमेज क्या निरूपित करेगा, ये पूछा जा सकता है आपका, उसका मापांक क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका, आर्गन तल का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने सम्मिश्र संख्या पढ़ लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम है ना इसका यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालें आपके पास, ठीक। अब जो आपके पास है इस चैप्टर का दूसरा भाग, वो है द्विघातीय समीकरण। सम्मिश्र संख्या हम पढ़ चुके हैं, और इन सम्मिश्र संख्याओं से आपके पास हम क्या करने वाले हैं, द्विघातीय समीकरणों के हल ज्ञात करने वाले हैं। पर वो किसके लिए, वो स्पेशल केस आपके पास थे, पिछले साल मेरे पास छूट गया था,
10th में वो हम इस साल पूरा करने वाले। देखो आपने 10th में क्या पढ़ा कि द्विघाती समीकरण के बारे में हमको मालूम है कि समीकरण का जो मानक रूप है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो आपके पास है ax² + bx + c = 0। इसमें अनिवार्य रूप से a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान शून्य हो तो द्विघाती नहीं रह जाएगा आपके पास, ठीक है। बाकी कुछ भी शून्य हो सकता है पीछे b और c, और a b c तीनों क्या है, कोई वास्तविक नंबर है क्या, वास्तविक गुणांक आपके पास, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ आपके पास where a b and c are real कोफिशिएंट, यानी कोई वास्तविक क्या है, गुणांक है। तो आपने ये पिछले साल पढ़ चुके हैं आपके पास द्विघाती समीकरण, उसके हल भी हमने पढ़े हैं, पर हमने आपके पास हल तब पढ़े हैं जब d = b² - 4ac। अब ध्यान देना थोड़ा सा, आपको याद होगा हमने सॉल्यूशन पढ़ा था जब d यानी विविधकर हिंदी में कहते हैं, और 1 तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर b² - 4ac का मान 0 या 0 से अधिक है, इस टाइम पर आपने पढ़ा देखो कि जब 0 से अधिक था तो उस टाइम कहते थे रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या रूट, वो तो आपके पास है, ठीक है। अगर आपके पास समीकरण में आपके पास क्या हो रहा है, b² - 4ac क्या है, 0 से अधिक है, तो हम कहते हैं रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। मतलब x के जो मान मिलेंगे वो वास्तविक भी होंगे और इक्वल भी नहीं होने वाले। दूसरा केस था d = b² - 4ac अगर इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो उस टाइम पर आपके पास मिलेगा तो रियल, बट क्या होंगे, इक्वल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। क्योंकि फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है x का मान निकालने के लिए, वो हमने पढ़ा है x = -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब जरा देखिए पहली वाली स्थिति देखिए, अगर ये पॉजिटिव तो मतलब रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आपको रियल मिलने वाला है, और प्लस माइनस के कारण क्या होगा, आपके पास एक बार प्लस लेंगे तो अलग मिलेगा और एक बार माइनस लेंगे तो अलग, मतलब दो रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होने वाले हैं। दूसरा केस अगर ये 0 हो जाता है, मतलब ये 0 हो जाए तो केवल क्या बचेगा, -b/2a। तो दो आपके पास मिल रहे हैं, दो सॉल्यूशन का आएंगे पर क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी, मतलब आपके पास कुल मिलेगा -b/2a। तो यहाँ तक की स्थिति हमने पढ़ ली है। हम आप इस बार, क्योंकि हमने रियल के साथ साथ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लिया है, तो अब हम आपके पास पढ़ेंगे जब b² - 4ac का मान क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो उस टाइम पर सॉल्यूशन क्या होने वाला है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, यानी अगर फॉर्मूला तो यही है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस टाइम पर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपके पास देखिए, अब आपके पास देखिए हमने पढ़ा कि द्विघाती समीकरण अगर ये है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास का फॉर्मूला ये पढ़ा था आपके पास, ठीक है। तो फॉर्मूला ये आपके पास है, श्रीधराचार्य सूत्र भी आपके पास है, ठीक है। तो x = -b ± रूट b² - 4ac। अब जो इस साल हमने पढ़ना है देखिए, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी ऋणात्मक हो जाए। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर b² - 4ac क्या है, ऋणात्मक था, तो अब आप कहा जाए कि रूट के अंदर b² - 4ac है, तो यानी आपके पास रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव। ये तो मतलब आपके पास ये नेगेटिव क्वांटिटी प्राप्त हो रही है आपके पास, रूट के अंदर क्या नेगेटिव। अब जब रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो हम आपके पास वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं आइटा। अब मुझे मालूम है ये नेगेटिव था तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं -1 × b² - 4ac। देखो मुझे मालूम है इसने नेगेटिव होना है, इस क्वांटिटी ने होना नहीं होना आपके पास, क्या होना है, नेगेटिव आपके पास, ठीक। तो आपके पास पहले से मालूम है कि इसने नेगेटिव होना, उसको पॉजिटिव बनाने मैंने -1 को अलग कर दिया है। अब चाहे तो इसमें माइनस कॉमन, ये नेगेटिव था इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4ac, इसको ऐसा ना लिखते हुए मैंने लिखा, अगर ये नेगेटिव था, मुझे मालूम था नेगेटिव क्वांटिटी, तो मैंने क्या किया, -1 उभयनिष्ठ ले लिया, तो क्या होगा जो 4ac वाला पार्ट वो पॉजिटिव हो जाएगा और क्या रहेगा, b² का हो जाएगा नेगेटिव। और इस -1 को लिख सकता हूँ मैं, ये कुछ और नहीं बताऊँ क्या है, -1 × रूट 4ac - b² है, यानी मुझे मालूम है रूट -1 होता है आइटा, रूट 4ac - b²। तो अपने आप ही
ये जो क्वांटिटी जो बी स्क्वायर माइनस 4 जो रूट के अंदर था ना इस फॉर्मूले में, उसके स्थान पर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा ये। तो यानी आपके पास अब जो नया फॉर्मूला आया है, जब बी स्क्वायर माइनस 4 से नेगेटिव होता है उस टाइम पर एक्स इक्वल टू होगा, ध्यान से देना फॉर्मूला में सब कुछ वही, बस इसके स्थान पर क्योंकि मुझे मालूम नेगेटिव था उसके स्थान पर क्या है यानी माइनस बी प्लस माइनस आइटा रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन, बाकी फॉर्मूला केवल वही रहा। बस मुझे मालूम था क्योंकि नेगेटिव है क्वांटिटी तो मैंने उसमें -1 ओबेनिस लिया, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर और साथ में क्या आ गया यहाँ पर आइटा। अब देखिए इस नंबर को अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर आइटा का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अभी तक जो मुझे सॉल्यूशन मिल रहे थे वो रियल नंबर के रूप में मिल रहे थे, अब क्या होगा वो रियल नाम होके क्या होने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसका यूज़ करते हुए हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमने अभी तक 11th 12th ये 10th स्टैंडर्ड में नहीं किए थे। अब हम कहाँ करने वाले हैं पास 11th में, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर को आपके पास, ठीक। तो हम इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के कुछ उसके आपके पास, ठीक है। देखिए तो एग्जाम्पल देखिए आपके पास, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है यानी सॉल्व करना है, इसका हल ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए आपके पास दिया हुआ क्वाड इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन इज दिया हुआ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जब मैं इसकी तुलना मानक समीकरण से कर रहा हूं ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ देखिए, तो मुझे प्राप्त हुआ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो मुझे डी इक्वल टू प्राप्त हो रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, देखो बी इक्वल टू कितना हो रहा है, ये हो रहा था आपके पास 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कितना प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है नेगेटिव है। ये नेगेटिव आया, अब नेगेटिव आया तो यानी आपके पास उसका सॉल्यूशन तो आपके पास वही होगा, आपके पास सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपके पास है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। फॉर्मूला तो यही था, पर अब आपके पास क्या था, ये हो गया है माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 1। तो आपके पास हो गया x का मान मिल रहा है -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। अब हम करेंगे क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस हम कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करते हुए इस -3 जो नेगेटिव था इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा के रूप में, -1 प्लस 1 प्लस माइनस और ये हो जाएगा रूट -1 इंटू 3 अपॉन 2। तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो रूट -1 होता है आइटा, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2, या सिंपली -1 अपॉन 2 प्लस माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। तो जो कि क्या है, एक दो सॉल्यूशन आपके पास है, दोनों के दोनों सम्मिश्र संख्या के रूप में आ रहे हैं, यानी आपके पास इसमें दो सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, अनइक्वल मिल रहे हैं, पर हैं क्या दोनों के दोनों आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ये फॉर्म जब नेगेटिव आए ना तो आप बस फॉर्मूले में रख दो, क्या इसका यूज़ ना करके आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास नेगेटिव आया तो सीधे फॉर्मूला हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आइटा रूट, यहाँ पर होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 है। अब आपको मालूम है आइटा मैं लिख चुका हूँ, तो जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 आया तो 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, तो डायरेक्ट यही मिल जाएगा आपके पास, ठीक है, यही प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करते हुए अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण है उनके हल, ठीक। तो और क्वेश्चन भी आपके पास कर रहे हैं, देखिए तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, वो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इसकी कंपेरिजन करेंगे मानक रूप से ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म से आपके पास, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, यानी हमें प्राप्त होगा वी गेट ए इक्वल टू 2,
बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1, ये मुझे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको जब निकालो तो बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो 1 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 1, तो देखो ये तो रहा 8 और 1 माइनस 8 मतलब -8, जो कि क्या रहा है नेगेटिव। तो मैं इस बार जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ना उसके आधार पर बता रहा हूँ। देखो सो x इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आया तो फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस आइटा रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकलेंगे यहाँ पर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 है। अब इसका फायदा क्या होगा, इस डायरेक्ट वाले फॉर्मूले का, ये हो जाएगा माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस आइटा, ये ऐसा है। अब आपने लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -7 था, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस रूट के अंदर 7 अपॉन ए का मान था 2 या 2 ने 4। तो ये आपके पास मिल रहा है x का मान, तो x का सॉल्यूशन मिल गया -1/4 प्लस माइनस आइटा √7/4। तो ये है उस दी हुई अवकल समीकरण का हल, जो कि क्या रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक। आपके पास एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन आपके पास है। इक्वेशन दिया हुआ है -x² प्लस x -2 इक्वल टू 0। तो जब इसकी तुलना करें तो देखो हमें प्राप्त होगा, देखो ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमें प्राप्त होगा देखो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, जो कि यहाँ पर हो रहा है माइनस, ये b स्क्वायर है 1 तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -2। जब इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये तो आ रहा है 1, ये माइनस माइनस का प्लस होता है यानी -8, ये भी देखिए 4 दूनी 8 कितना आ रहा है, ये प्राप्त हो रहा है -7, जो कि क्या रहा है नेगेटिव। अब मुझे जो प्राप्त हुआ, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac प्राप्त हुआ है, वो क्या मिल रहा है ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। तो इस टाइम पर x का मान डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, देखो देन x इक्वल टू फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस आइटा, और यहाँ पर क्योंकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर आइटा लिख दिया है, तो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखना है, मुझे लिखना है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। हाँ, अगर यहाँ पर आइटा ना लिखते -7 लिखते ना, तब आप -7 को आइटा के रूप में, यहाँ पर मैंने क्या लिखा सीधे, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में डायरेक्ट आइटा लिख दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे √4ac माइनस बी स्क्वायर। तो -b यानी -1 प्लस माइनस आइटा, और इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास, सिंपली आपके पास देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -7 है, तो इसका हो जाएगा केवल √7 होल अपॉन 2a, और a का मान कितना रहा है माइनस मतलब -2। तो आप जब इसको अलग अलग लिखो तो हो जाएगा 1/2, इसने प्लस माइनस ही रहना है, माइनस के कारण ऊपर प्लस, इस माइनस के कारण माइनस, पहले वाला प्लस लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और आइटा √7/2। चाहे तो आप इसको ऐसे ही -2 ही रहने दो, आप पे डिपेंड करता है। तो सॉल्यूशन आपके पास ये प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब वो एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट बताना। तो अगर मैं जब तुलना इसकी मानक समीकरण है तो a इक्वल टू कितना होगा √2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू भी √2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विविध कर यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसको निकालना तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू √2। तो जब इसको सॉल्व करें तो ये हो रहा है 1 माइनस √2 और √2 हो गया 2 और ये 8 यानी -7, जो कि फिर से क्या आ रहा है ऋणात्मक। जब नेगेटिव आया तो फॉर्मूले के अनुसार हो जाएगा, देखो डायरेक्ट, देन सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -b प्लस माइनस आइटा रूट। ध्यान देना है कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, पर मैंने यहाँ पर आइटा बाहर लिख दिया ना, तो यहाँ लिखना है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो वैल्यू हमने निकाली हुई है, b का मान है -1 प्लस माइनस आइटा, इसका मान है √7/2a, मतलब a है √2। तो ये हो गया आपके पास -1/2 √2 प्लस माइनस आइटा
√7/2√2। तो ये मिल गया आपके पास x का सॉल्यूशन। ठीक, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब सिंपल ही हो जाएंगे क्योंकि हमने आपके पास क्या पढ़ लिया है, फॉर्मूला ही नया पढ़ लिया है एक प्रकार से हम कहें तो। विविध कर जब ऋणात्मक आ रहा है b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उस टाइम पे फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस आइटा √4ac - b²। तो ये है आपके पास सम्मिश्र संख्या का यूज़ करते हुए हमने क्या पढ़ा, द्विघातीय समीकरण जिसमें विविध कर क्या हो रहा था, ऋणात्मक हो रहा था, उसका सॉल्यूशन आपके पास हमने पढ़ा। ठीक, तो इजीली आप है ना इसकी जो एक्सरसाइज 5.3 उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आपके पास इसकी जो विविध प्रश्नावली है उसके कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपके पास। ठीक, ओके।